अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। आप लोग खैरियत से होंगे और हम आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी मौजूदगी से हम आपके मूड को बेहतर करेंगे और चार चांद लगाएंगे आपके मूड को। बिल्कुल, लेकिन ये जो आप जैसे आगाज़ करते हैं ना तो मुझे वो खतूत नानी याद वाला आ जाते हैं। मैंने बड़े खत लिखे हैं इस तरह से अपनी नानी को। मेरी प्यारी नानी जान, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब। क्या प्यारी अच्छा, बात इसकी है। अदायगी भी रिवायत बहुत को अच्छी है। जिंदा कई रखा उर्दू हुआ के है। अल्फाज होते हैं जो कि अब मतरूक हो चुके हैं, लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते, लोग आसानियों की तरफ चले जाते हैं। हमने ये करा है, ये मतलब इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करें और अगर आप उन पे महारत हासिल कर लें तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छा, आज क्योंकि हम ज़रूर बात करेंगे उमर शरीफ साहब की, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे एयर एम्बुलेंस आई भी। अब एयर एम्बुलेंस का यहाँ पे इशू ये है कि वो उसको 12 घंटे रुकने की इजाज़त होती है, लेकिन क्योंकि इतवार की रात उमर शरीफ साहब की तबीयत नासाज थी, जब उनके डायलिसिस हुआ था तो उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था, इसकी वजह से फौरी उनको लेके जाना वॉज नॉट पॉसिबल। तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह करे। और उनकी बीवी मुसलसल ये कह रही है कि जी हुकूमत को चाहिए कि कोशिश करें कि 24 घंटे बल्कि रुक रात जाए को ये एयर एम्बुलेंस। कंसल्टेशन भी हुई थी जो एयर एम्बुलेंस की टीम थी और उनके दरमियान डॉक्टर्स के दौरान। तो अभी अपडेट ये है कि 8 बजे डिपार्ट हो जाना था, लेकिन अब वो 11 बजे यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि अगर एयर एम्बुलेंस चली जाती उमर शरीफ साहब के बगैर तो फिर बड़ा उनके लिए फाइनेंशियल लॉस होना था। और वैसे भी वो शिकायत उनकी अहलिया की यही थी कि जनाब 72 घंटे तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस वालों ने पेपर्स तैयार करने में लगा दिए थे। तो ये एक मसला है। अच्छा, हम और आज इंजमामुल हक साहब, क्योंकि उनको रात में हार्ट अटैक आया है, तो उनके लिए भी दुआएं हैं बहुत सारी, क्योंकि उनकी कल एंजियोप्लास्टी भी हुई है। तो वो हमारे लेजेंड है, हमारे क्रिकेट के लेजेंड हैं, उनके लिए दुआएं हैं आज की सुबह। और साथ में आज क्योंकि चेले में इमाम हुसैन और शोहदाए करबला है, तो आज मुल्क भर में जुलूस बरामद होंगे, दुनिया भर में जुलूस बरामद होंगे। तो उन तमाम जुलूसों के लिए दुआ ये है कि अल्लाह करे वो खैरियत से अपने अख्ताम पर पहुंचे, तमाम एसओपीज के साथ एहतियात से बिल्कुल वो पहुंचे। अच्छा, कोविड केसेस की तादाद में कमी आती जा रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो एसओपीज को वगैरह को फॉलो करते रहें। अच्छा, मौसम की हमने बात नहीं करनी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वी आर बिकमिंग प्रेडिक्टेबल। हम मौसम की अक्सर बात करते हैं, जिस दिन हम बात करते हैं, जिस दिन बात नहीं करते उस दिन बारिश होगी। मौसम की बिल्कुल बात नहीं करेंगे लेकिन आज कि करेंगे। 2 तारीख तक बारिश होगी, हम आपको नहीं बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि आज हब्स ज्यादा है तो बारिश का इम्कान है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम बिल्कुल इस बताएंगे, हम इस पे बात भी करेंगे और शो के बिल्कुल आगाज से बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। गर्मी और हब्स से परेशान कराची वालों पर बादल मेहरबान, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर में बारिश के दौरान माइक्रोबर्स्ट हवा हुआ। आज से 2 अक्टूबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दी। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी, डॉक्टरों ने सफर की इजाजत दे दी। एयर एम्बुलेंस ने उमर शरीफ फैमिली की दरख्वास्त पर रवानगी में 3 घंटे ताखीर कर दी। एयर एम्बुलेंस अब 11 बजे कराची एयरपोर्ट से रवाना होगी। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पीआईए के अमले ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मुसाफिर की गुम होने वाली 15 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की रकम वापस कर दी। जी, और जैसे कि इशफाक ने कहा था कि शो में आज वेदर की बात नहीं करेंगे, तो हम शो का आगाज ही वेदर की बात से करेंगे। भाई, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि आज गर्मी है, मैं नहीं बताऊंगा कि आज हब्स है, मैं नहीं बताऊंगा कि आज प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और ये 2 अक्टूबर तक ये जो स्पेल है और ये जो थंडर सेल्स हैं ये जारी रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताना। आपने कुछ नहीं बताना, तो मैं बता देती हूँ हब्स के वाले से कि हब्स जारी रहेगी। अच्छा, हुआ ये कि कहा जा रहा था कि जो बारिशों का आगाज होगा वो होगा 28 सितंबर से, ठीक है। 27 दिसंबर की हमें नहीं बताया गया था, लेकिन कल हुआ ये, कल एकदम से बारिश शुरू होगी, सुबह बादल आए और इसके बाद से हवा चलनी शुरू होगी और फिर कई मकामात पे तो बहुत तेज बारिश हुई। और कई मकामात पे जो रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ हमारी इंस्टा स्टोरीज और ट्विटर पे जो वीडियोस हैं वही देख देख के तरसते थे। वो कहते हैं हमारे यहाँ बारिश नहीं है। आपको पता है कि सारी चीजें, दुनिया चेंज हो रही है, अब हर चीज म्यूटेट हो रही है, तो ये मौसम भी म्यूटेट हो रहा है। आप बताएं क्यों? टेस्ट क्रिकेट में स्पेल होता है कम से कम एक बॉलर का 12 से 15 ओवर का, ठीक है। जो एक स्पेल की बात करो। अच्छा, वनडेज में करते हैं 5-6 ओवर कराते हैं, T20 में 2 ओवर कराते हैं या 1 ओवर कराते हैं एक वक्त में। इस दफा ये जो बारिश का ये स्पेल हुआ था, ये T20 का स्पेल हुआ था, जो कि एक ही दफा तेजी से बरसा। आप यकीन कीजिए कि आप सोचें कि एक बंदा घर के अंदर गया या दुकान के अंदर गया, वहां से बाहर निकला तो बाहर तेज बारिश हो रही है। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हो गई वैसे ही। बिल्कुल जी, तकरीबन आधा घंटा तो ये बारिश बड़ी जबरदस्त रही। सदर के इलाकों में तो बारिश इतनी तेज हुई कि वहां पर हद निगाह
for few minutes بالکل صفر ہو چکا ہوا تھا کیونکہ بہت زیادہ ہیوی پور تھا, بہت زیادہ تیز بارش تھی. اچھا اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے بارش ہوگی, آج بھی بارش ہوگی, کل بھی بارش ہوگی, لیکن ہم somehow دیکھ رہے ہیں کہ جی ہبس بہت زیادہ ہے. اور کل رات ایک ٹائم پہ تم نے دیکھا کہ کراچی میں ہوا چلنا بھی بند ہو گئی ہے. اب محکمہ موسمیات نے کیونکہ کہہ دیا کہ آج سے 2 اکتوبر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا, تو ہو سکتا ہے آج بھی بارش ہو, لیکن اس کے بعد ٹریفک جام کتنا ہوا ٹریفک جام ظاہر ہے کہ جب سڑکوں پہ پانی جمع ہوگا تو گاڑیاں چلنے میں سست روی کا شکار رہیں گی, ورنہ گاڑیوں کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ خراب بھی ہو جاتی ہیں. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. سرفراز صاحب جو ہیں ڈائریکٹر میٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی آپ نے وقت نکالا. اچھا یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تواتر سے ہوتا جا رہا ہے کہ جو پریڈکشن ہوتی ہے اس کے آگے یا پیچھے بارش ہو جاتی ہے. پریڈکشن 28 کی تھی, ہو گئی 27 کو, اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو کل بارش ہوئی یہ ایکچولی ایک طرح سے اس کو ہم لوکل ڈیولپمنٹ کہیں, اور ساتھ میں یہ کہ جو پچھلا سسٹم تھا 23-24 کو جس نے کراچی شہر میں بارش دی تھی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں 23 سے لے کے 25 تک ہوتی رہی, اس کی ایک طرح سے باقی تھی, اس کے اثرات باقی تھے عریبین سی کے اوپر اور گجرات اور ساتھ میں رن آف کچھ کے علاقے میں. تو وہ جو ٹرف ہے اس کی یعنی اس کی ٹرفنگ ابھی تک باقی تھی, تو اس کے نتیجے میں کچھ ہوائیں موئسٹ ہوائیں ادھر شہر میں داخل ہوئی, اور ساتھ میں گرمی کی وجہ سے کل جو بارش ہوئی, ہلکی بارش ہوئی بیشتر جگہوں میں, تو وہ اس وجہ سے ہوئی. جو ایکچوئل سسٹم ہے ایک اور لو پریشر ایریا انڈیا کی طرف سے موو کر کے ادھر پہنچے گا راجستھان اور گجرات کے ایریا سے ادھر داخل ہوگا سندھ میں, اس کے نتیجے میں زیادہ مونسون ہوائیں جو شدت کی آئیں گی, تو وہ آج سے آگے ہے 2 اکتوبر. اچھا تو آج کیا کراچی میں, جیسے ابھی آپ بتا بھی رہے, آپ نے بتایا بھی کہ موسم کی کیا صورتحال رہے گی, تو آج بھی کراچی میں کل والی صورتحال ہوگی اور اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے ویسے؟ یہ اسپیل ایکچولی 28 کچھ ایریاز میں 27 سے اور کچھ میں پھر کراچی میں خاص کر 28 سے لے کے 2 اکتوبر تک ہے. تو اس دوران میں خاصی تیز بارش بھی ہوگی, بعض وقت خاصا تیز اسپیل ہوگا, اور اس لیے اربن فلڈنگ کا خدشہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا میں اصل میں ایسٹ انڈیا پہ گلاب نامی سائیکلون جو تھا اس نے ہٹ کیا تھا پرسوں, تو اس کا ریمننٹ ہے ایک طرح سے لو پریشر ایریا کی فارم میں, جو اس وقت سینٹرل انڈیا سے کچھ آگے بڑھا جاتا ہے. تو وہ جب ادھر گجرات پہ آئے گا اور ساتھ میں عریبین سی میں کچھ حصہ اس کا انٹر ہوگا, تو دوبارہ سے وہ انٹینسیفائی ہو سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اچھا سردار صاحب, ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو صدر کے علاقے میں مائکرو برسٹ ہوا, یہ کبھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, کبھی مائکرو برسٹ ہوتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ جی تھنڈر سیلز ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے اور آگے بھی اس کے ہونے کے امکانات ہیں؟ مائکرو برسٹ بیسیکلی بہت ہی محدود ایریا میں, یعنی 3-4 کلومیٹر کے اندر اس اتنے احاطے میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر بالکل کوئی تھنڈر سیل بنے ہوئے ہوں, گرج چمک والا کوئی اس طرح کا سیل بنا ہوا ہو, تو تھنڈر سیلز میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ اپ ڈرافٹ کرنٹ ہوتی ہے اور پھر ڈاؤن ڈرافٹ, بھئی ایک وقت اوپر جانے والی ہوائیں ہوتی ہیں اور نیچے آنے والی ہوائیں. تو اوپر جو جا رہی ہوتی ہیں ہوائیں, وہ اس میں جو موئسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے سسپینڈ ہو جائیں, تو پھر ڈاؤن ڈرافٹ ہوتا ہے جو سنکنگ ایئر ہوتی ہے بیسیکلی, اس کی وجہ سے یہ لوکلائزڈ فنامنا ہوتا ہے. اور اس میں مطلب اس کو یہ ایٹریبیوٹ کرنا کہ پورے کراچی میں اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے, وہ صرف وہیں تک محدود ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ویدر کے حوالے سے جو پریڈکشن کر رہے تھے وہ آپ نے سنی. اچھا کل جب ایک دم بارش شروع ہوئی تھی نا, تو میں نے دیکھا شفاق کہ بہت سارے لوگ نا تھوڑے بیچارے پریشان ہو گئے. آف کورس جو بائک والے وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن جو گاڑی والے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنی گاڑیوں میں, ویسے بھی اب دھوپ بھی ہے, دھوپ سے بچنے کے لیے بھی, اور اگر اللہ میاں نے کراچی کو بارش دے ہی دی ہے تو چھتری گاڑی میں رکھ لیا کریں, چھتری لازمی طور پر رکھ لیا کریں. I was thinking about it as well کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدیحہ, یہ this is something serious. بارش وقت سے پہلے ہونا is not fine, وقت کے بعد ہونا, وقت پر زیادہ ہونا, یہ سارے کلائمیٹ چینج کے, گلوبل وارمنگ کے انڈیکیشنز ہیں. اور ابھی بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو انڈسٹریل ایمیشنز اور یہ جو ایک گاڑیوں کا دھواں اور بہت سے اور فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. ہم انڈیویجولی بھی اشفاق اس کا بہت زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں. مطلب جیسے پلاسٹک کی ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کی اتنی بات کرتے ہیں کہ جی زیرو ویسٹ لائف کی طرف جانا ہے, تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم خود اس میں اپنا کردار ایز اے فرد
कैसे निभा सकते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कैसे शख्स की कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इदारा बहुत ज़्यादा सुरखरू भी हुआ है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र फील कर रहा है। हुआ ये जनाब कि PIA में एक मुसाफिर जो कि इस्लामाबाद से कराची की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, अब जब वो बाहर निकलने लगे, अपने प्लेन से बाहर निकले तो जल्दबाजी में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना सामान भूल जाते हैं, लेकिन इनका सामान था काफ़ी महंगा, कोई तकरीबन 15 लाख मालियत से ज़्यादा तो उनका सामान था जो कि एक जहाज़ में भूल गए, और उसमें फॉरेन करेंसी भी थी, उसमें उनके पासपोर्ट मौजूद थी, इतनी चीज़ें मौजूद थी। जब वो बाहर निकल गए तो उनको तब याद आया कि ओ हो भाई, मैं तो प्लेन में अपनी चीज़ें भूल आए। उन्होंने कौमी एयरलाइन के अमले को आगाह किया और उसके बाद कौमी एयरलाइन के अमले ने, क्योंकि जो गार्ड वहाँ पर मौजूद थे, ही टुक केयर ऑफ इट, और उन्होंने वो इतना मालियत वाला सामान वापस कर दिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसी पर ज़रा हम तस्करा भी कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जो सिक्योरिटी गार्ड हैं मुमताज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा, अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है या ये ऐसा तवातुर से होता रहता है कि लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं और आप फिर उनके हवाले करते रहते हैं? सर ये कई दफ़ा ऐसा हुआ, ये मुझे पिछले उस पर अवार्ड भी मिले हैं 4-5। तो ये चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हमारा जॉब का हिस्सा है और हम कर। अच्छा मुमताज़ साहब, मिला कहाँ से? क्योंकि अभी कुछ खबर ये है जैसे जहाज़ में था लेकिन कुछ था कि नहीं बाहर रह गया था इनका ये सामान। जहाज़ के तमाम पैसेंजर उतरे तो उसके बाद मैंने जिस तरह जो है शेड्यूल के मुताबिक जहाज़ की सर्च की है, अच्छा, तो 12 इको के ऊपर जो है इनका ये पाउच बैक पॉकेट में पड़ा था। ओके, तो मैंने उठा के जो है सीनियर पर्सर को बताया। अच्छा, उसके बाद आके लॉस्ट एंड फाउंड में जो है जमा करा दी। अच्छा, आपने खोल के देखा कि अंदर क्या था? जी, इसकी इन्वेंट्री बनाई, पहले दफ्तर में ले जाके अपने अफसर को ले जाके उनके पास जो है। अच्छा, प्रोसीजर ये होता है कि जहाज से कोई सामान रिकवर हो तो आप फिर बताते हैं सीनियर पर्सर को? सीनियर पर्सर को भी बताते हैं, अपने अफसर को भी बताते हैं। अच्छा। दफ्तर में ले जाके उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं। अच्छा, कि ये सामान जो है हमें जहाज से फ्लाइट नंबर वो सारा कुछ लिखा होता है उस पे बताते। तो फिर वो ट्रैक करना मुसाफिर के लिए भी आसान, वो फिर आसान हो जाता है। जमा करा देते हैं लॉस्ट एंड फाउंड में। कोई पैसेंजर होता है कि वहीं होता है मौजूद, उनको वहीं दे देते हैं। कोई जो चले जाते हैं तो फिर वो वापसी जो है। और मुमताज़ साहब, जो इतने ज़्यादा मतलब हैवी मालियत वाला, इसमें से पासपोर्ट भी हो तो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कई पैसे ना भी हो पासपोर्ट भी मौजूद होते हैं, हैवी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो फिर इसके मामले में आप लोग क्या करते हैं कि वो भी फिर लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कराते हैं या फिर आपके जो बड़े अफसरान हैं फिर वो उसको संभाल के रखते हैं? वो उसकी इन्वेंट्री बना देते हैं, वो जो है लॉस्ट एंड फाउंड में जमा हो जाता है, इल्म हो जाता है ना। हाँ। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जिन मुसाफिर का ये सामान था, ये जो आपने इन्वेंट्री में दिया, तो उन्होंने वसूल जब किया तो उन्हें पता चला कि किसके हत्थे लगा था और किसने ईमानदारी की मिसाल कायम की है? उन्होंने आपसे मुलाकात की? जी, मुलाकात की और अपने जो है करेंसी थी वो जो है गिनी, उसके बाद जो है क्या बात है, और कमेंट्स लिखे उसके ऊपर, पेपर के ऊपर। ओके, तो बाकी ये बड़ा मोज़ा ये किसी को चीज़ें मिल जाए। अच्छा, कितनी देर बाद मुसाफिर को आइडिया हुआ कि उनकी जो चीज़ें वो कुछ भूल गए यहाँ पे अपने ज़रूरी सामान, और पहुंचा कब तक केस PIA के अमले के पास दोबारा? ये बस ये 20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद ये पता चल जाता है। जी जी, ओके ओके ओके, सही। तो वहीं पर मौजूद थे वो, तो बड़े परेशान होंगे। पूरा एयरक्राफ्ट जो है सर्च किया है। हाँ। सर्च करने में भी टाइम लगता है। फिर मैं ऑफिस आया, उसकी इन्वेंट्री बनाई है। हाँ। तो इस तरह अच्छा, इससे पहले भी आपने कहा कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं? इससे पहले भी जो है वाकयात हुआ, ये उसके डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे PIA की तरफ से जो है कैश अवार्ड भी मिला है और अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है। सिर्फ कंपनी की तरफ से एप्रिसिएशन अवार्ड मिला या जैसे अभी आपने कहा कि जो पैसेंजर थे? नहीं, कंपनी की तरफ से जो है। हाँ। हमारे CEO साहब इस टाइम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है मदद करे उनकी जो है। और बस क्या कहेंगे, आपकी जो जॉब है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। बहुत सारे लोग, अक्सर ऐसा होता है, कुछ अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ माँ अकेली ट्रैवल कर रही होती हैं और कुछ बुजुर्ग अफराद भी अकेले ट्रैवल कर रहे थे, तो लोग अक्सर अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। लैपटॉप भूल जाते हैं, फ़ोन तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा मैंने देखा है। वॉलेट लोग भूल जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ निकाल के अगर सामने पॉकेट में डाली हो। तो आप लोगों की जॉब, फिर आपको क्या लगता है कि आप लोगों पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है? बस ये जिम्मेदारी है, एक फ़र्ज़ है अपना जो है, इसकी हम सैलरी ले रहे हैं तो, और दूसरा इंसानी भी वो है फ़र्ज़ कि हम जो है किसी की चीज़। हाँ, लेकिन अक्सर लोग आपको पता है नहीं ख्याल करते। जाहिर है कि एक तो होती है इदारे की पॉलिसी, एक इंसान की अपनी ईमानदारी भी होती है जिसका सबूत आप लाजमी तौर पर दे रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपको भी सुरखरू करती हैं और इदारे का नाम भी रोशन करती हैं। वरना कई लोग ऐसे होते हैं वो तस्करा भी नहीं करते होंगे।
اب اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال اپنی اپنی ہر بندے کی جو ہے وہ کتنے عرصے سے آپ وابستہ ہیں پی آئی اے سے؟ میں ویسے تو پرماننٹ 2003 میں ہوا تھا, اچھا, اور ویسے 90 سے جو ہے ماشاء اللہ, مطلب آپ نے ایک اچھا ٹائم اس ادارے کو دیا. پھر آپ نے اپنی اس نہ صرف ادارے کے ساتھ بلکہ جو مسافر ان کے ساتھ آپ نے ایک بڑی اچھی ایمانداری کی مثال قائم کی ہے. بہت شکریہ جی. ممتاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ آج کی تاریخ میں کہ جو ہیرو مطلب بلا یہ ہے, شبہ, مطلب آپ اس دیکھیں کہ آپ کو اپنے اعصاب جو پر آپ کی قابو امانت پانا, کو آپ پھر تک جو پہنچائے. ہاں, امانت ہے ہاں. وہ شخص تک پہنچانا, یہ بڑا اچھا جذبہ ہے. کہ آئی ایم شیور کہ ہمارے اس دور میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں, اور ممتاز خان صاحب انہیں میں سے ایک ہیں. خبروں اور خاص طور پر کچھ بریکنگ نیوز بھی آپ تک ہمارے پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. تو یہاں پر خبر یہ ہے سندھ ہائی کورٹ سے, اور وہ خبر یہ ہے کہ مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, ان کو نااہل قرار دینے کی حلیم عادل شیخ صاحب کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی, اور وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے, اور ابتدائی سماعت پر بھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 16 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور اس فیصلے کو سنائے جانے کے موقع پر حلیم عادل شیخ اور ان کے وکلاء عدالت میں موجود نہیں تھے. 2013 میں مراد علی شاہ کو دوہری شہریت چھپانے پر عدالت نے نااہل قرار دیا تھا. یہ درخواست کا متن تھا, اور پھر لکھا گیا مزید اس میں درخواست میں کہ نااہلی کے باوجود مراد علی شاہ نے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا, کامیاب ہوئے, لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے. اصغر عمر مزید ہمیں تفصیلات بتائیں گے. بتائیے گا جی. جی, سندھ ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے حلیم عادل شیخ نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ نااہل قرار دیا جا چکا ہے گزشتہ 2013 کے الیکشن میں, اور کیونکہ وہ دوہری شہریت کے حامل تھے. ان کا کہنا تھا اس کی وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں رہے, لیکن انہوں نے غلط بیانی کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا ہے. جبکہ سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ انہیں سپریم کورٹ نے کام کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن ان وکلا کا موقف یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ ان معاملات کا خود جائزہ لے, اور اس درخواست کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آئینی معاملات کے اوپر معاملہ جاری اجازت دی تھی. لیکن آج دونوں وہ دلائل سننے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اور کہا یہ قابل سماعت درخواست نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ اجازت دے چکی ہے, تو اس لیے الیکشن کمیشنر اس معاملے میں اب مداخلت نہیں کر سکتا. جی صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ اصغر عمر آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل وزیر اعظم عمران خان کراچی کے دورے پہ تھے, اور کل ہم نے دیکھا کہ کل اسپیسیفک اور ایک بہت بڑے منصوبے کے حوالے سے بات کی گئی کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کی بہتری کے لیے سندھ حکومت کو ساتھ میں کام کرنے کی پیشکش بھی کی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سندھ اور وفاق کو مل کر چلنا پڑے گا, اور ملک اور صوبے کی خاطر جو اختلافات ہیں اس کو بھلانا ہوں گے. یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے. بالکل جی, اور ظاہر ہے کہ ایک تو وہ منصوبہ جو ہے وہ بون آف کنٹینشن ہے, وہ بنڈل آئیلینڈ کا منصوبہ ہے, اور وفاق اس پر کام کرنا چاہتا ہے, لیکن سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ہماری ملکیت ہے اور آپ نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اور کئی منصوبے ہیں جن کے اوپر مل بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے. کراچی کی تزئین و آرائش تو خیر آگے کی بات ہے, پہلے اس کی انفراسٹرکچر کو بوسٹ کرنا, اس کو بہتر کرنا, ایک ایسا چیز بنانا جس کو نظام کہہ سکیں ہم لوگ. ٹرانسپورٹ سسٹم اس کی سب سے بڑی مثال ہے. آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور نظام جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. ساتھ میں ان کا جس سے ابھی آپ نے بات کی نا کہ بنڈل آئیلینڈ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ کام ہو جائے تو لوگ باہر سے پاکستان آ کے انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, اور جب ڈالر آئیں گے تو جو کرنسی ہے وہ مستحکم ہوگی. کیا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا, آپ کو پہلے سنواتے ہیں. اوکیزن ہے کہ کے سی آر کے ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. بہت بڑا پروجیکٹ ہے 200 ارب کا. اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا. سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ہماری ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کرے گی. کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان بنایا. یہ بہت امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان, یہ سارے پاکستان کے لیے. کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا, کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو, اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر. تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر, سندھ کی خاطر کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا. چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہیں, جو ہم یہ بنڈل آئیلینڈ کا پروجیکٹ ہے, میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے. کراچی کے اوپر سے پریشر اترے گا, کیونکہ کراچی اگر اسی طرح پھیلتا گیا تو بہت مشکل ہے یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنی. لوگ تیار ہیں باہر سے پیسے لانے کے لیے, جب تک ہمارے ریزروز اور اوپر نہیں جاتے
जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक वो बीच में टाइम फ्रेम है, तो हमें ज़रूरत है कि किसी तरह हम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के डॉलर्स लेके आएँ पाकिस्तान में। इसमें सबसे ज़्यादा ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा आएगा, इसको रिकन्सिडर करें और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मज़ीद और करेंगे। ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। वज़ीर आज़म साहब की पेशकश अपनी जगह, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से शिकवे शिकायत का सिलसिला अपनी जगह जारी है। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं अवैस कादिर शाह के वफाकी हुकूमत शहर में प्रोजेक्ट्स खड़े करने की राह में रुकावट ना बने। हुकूमत और वज़रा आवाम को फिर से धोखा दे रहे हैं। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी ये कहते हैं कि ग्रीन लाइन मनसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया और पूरा करने के लिए पहले नून लीग ने वादा किया और अब PTI कर रही है। भी बहुत होती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। आम आदमी इवन कराची का वो यही कहता है कि आप बातें करके चले आते हैं, हमें मिलता कुछ। उधर कल सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली इमदाद पताफी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद के बाद ऐवान का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। इमदाद पताफी और GTA के आरिफ जतोई में काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी भी हुई। या खान से अगर कोई बदतर हुकूमत है तो वो खान की है, तो हम अब खान साहब से हाथ जोड़ के कहते हैं बता दो खान साहब हम कब घबराएं। मैं MQM और GDA से उम्मीद करता हूं कि बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम इस जुल्म में इस वज़ीर आज़म के साथ नहीं है। ये बार बार कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर जो बना था 88 में, वो भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। ये तो नौजवान इसको पता ही नहीं है ये क्या हुआ था। आप 88 की बात नहीं कर रहे हैं, 2021 में आए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किससे बात हुई थी, किससे बात हुई थी। अगर इन्होंने सिलेक्टेड की बात की थी फिर मैं भी जवाब दूंगा। आप मुझे डिक्टेट ना करें। पंच करें या मैं सिलेक्टेड का जवाब दूंगा। मुनासिब बात नहीं है। I think you should apologize to the house. Why should I apologize? I want to explain the facts. You should. ये तो पीपल्स पार्टी में ही नहीं थे उस वक्त। अरे चुप कर, पता है मुझे। अच्छा, अब 88 में पीपल्स पार्टी पता है मुझे, सारा तेरा बैकग्राउंड सब पता है मुझे। चलें जी, ये तो सिंध असम्बली की सूरत हाल रही, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो पेशकश की गई पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। ये वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो एक पेशकश की गई है कि कराची की अगर बेहतरी चाहिए तो दोनों जमातों को और ख़ासतौर पर वफाक और सिंध गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा, क्या आप लोग तैयार हैं? हमने कोशिश की वफाक के साथ काम करने की, तो उन्हें आगे से कोई उल्टे सीधे सिलेक्टेड कमेंट्स किए। फिर ये अपने आप समझते थे कि बंडल आइलैंड पे भी हमारे कब्जा कर लेंगे, ये बाकी भी मंसूबे अपने आके तरीके से कर लेंगे। पर फिर ये जब देखा इन्होंने ये कहीं भी कामयाब नहीं हुए, तो फिर मजबूरन इन्होंने जो है सो आकर, और आज आपने देखा आज इमरान खान का लहजा भी चेंज था, तरीक़ेकार भी चेंज था। मुराद अली शाह साहब से बड़े अच्छे लहजे में बात कर रहे थे और जो तरीक़ेकार होता है उसको फॉलो कर रहे थे। तो हम वफाक के साथ काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। और ये कराची के लोगों का राइट है, ये कराची की आवाम ने जो वोट दिए हैं इनको, उनका राइट बनता है कि उनको स्कीमें मिले, वफाक से उनको पैसे मिले, और उनके जिन मसले मसाइल हैं पानी के, सीवरेज के, वो सारे वफाक हमारे साथ बैठकर इन्वेस्टमेंट करें और ये मसले हल हो। चलें, अच्छी बात है, इसकी तो आपको रियलाइजेशन है कि कराची के मसले पे वफाक के साथ मिलकर बैठ के आपको काम करना है, और आपने खुद ही कहा कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बंडल आइलैंड के मंसूबे पर सिंध हुकूमत नजर सानी करे, क्योंकि बंडल आइलैंड पे लोग बाहर से आकर पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले पर, इस तजवीज़ पर नजरसानी करेगी? देखिए जी, ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। हमने पहले भी इनके साथ काम करने पे रजामंदी दिखाई थी। इनफैक्ट हमने तो कैबिनेट ने अप्रूवल देके और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू बनवा कर आगे भिजवाए थे, जिनके बाद इनके पास पार्शियल ओनरशिप भी आ रही थी। मजबूरी ये हुई कि इन्होंने जो हमसे वादा किया था कि हम सिंध का शेयर सिंध को देंगे, हम हकूक जो है असल मालिक इसका सिंध का सूबा सिंध के सूबे के लोग रहेंगे, वहाँ के जो इलाके मवाकीन है या जहाँ पर भी कोई वहाँ पर ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे लोकल्स की है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पर इन लोगों ने जाके वो सारे कानून तोड़ के और एक ब्लैक लॉ करके उसको पास कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये वापस ले पड़ा। ये भी फरमाइएगा तैमूर तालपुर साहब कि ये जो KCR और ग्रीन लाइन मंसूबे समेत जो दीगर मंसूबे हैं उस पर सिंध हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो क्या वो वफाकी हुकूमत से बात करके दूर नहीं हो सकते? देखिए जी, अगर सच्चाई होगी इनके अंदर, अगर वफाक वाकई काम करना चाहता है
تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. جو ان کے ایشوز ہیں, جو ان کے مسئلے ہیں, انکروچمنٹس ہیں, ہم ختم کرنے کے دینے کو تیار ہیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے چیزوں کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ہو, پر نیت کا فقدان جو ہے وہ ان کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی نیت میں کچھ خلل ہے, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے نہ ہی یہ سندھ میں حکومت بنا سکتے ہیں, نہ ہی ان کو کوئی سیٹیں ملیں گی. ان کے گنے چنے جو ایم پی ایس تھے, جو جیت کے آئے تھے انٹیریئر سے, وہ ہم کو جوائن کر چکے ہیں. وہ سٹنگ ایم پی ایس پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں, تو ان کے پاس کوئی فیوچر سکوپ نہیں ہے. پر میں یہ دعا گو ہوں کہ عمران خان کی نیت صاف ہو اور وہ واقعی کام کرنا چاہتا ہو, تو وی آر ریڈی ٹو ورک فار اچیو. چلے زبردست, آپ بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور وفاقی حکومت نے بھی آپ کو یہ آفر کی. بہت شکریہ جی. تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی ہم ذرا بات کریں گے عمر شریف صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے. بڑی اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت میں اب بہتری آ رہی ہے اور ان کو ملکی اور غیر ملکی نے فٹ قرار دے دیا ہے کہ وہ اب ایئر ایمبولینس پہ ٹریول کر سکتے ہیں. اور امریکہ میں جیسے عمر شریف کے علاج معالجے کے لیے تمام انتظامات کرنے والے امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر طارق شہاب پاکستانی ڈاکٹر سے بھی مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں. اور ڈاکٹر طارق شہاب نے بتایا ہے کہ اتوار کو اداکار عمر شریف کے ڈائلسس کے دوران کیونکہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک دم سے ڈراپ کر گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور پھر ان کو سی سی یو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا. اور اب سول ایویشن کے نئے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ایئر ایمبولینس 11 بجے کراچی سے روانہ ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے اوپر جناب ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ اداکار عمر شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں زرین عمر, انہوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ ایئر ایمبولینس کو مزید رکنے کے لیے کہیں. ہم شروع میں اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ تاکہ ان کو امریکہ لے جایا جا سکے. ڈاکٹرز نے کہا تھا 24 گھنٹے تک رکیں, ایئر ایمبولینس نے کہا تھا کہ جی 12 گھنٹے تک رکنا چاہیے. تو اس طرح کے معاملات تھے, لیکن اب وہ خاصی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ طے بھی ہو چکے ہیں اور 11 بجے انشاءاللہ اب سے 1.5 گھنٹے بعد عمر شریف صاحب امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. بالکل, جو ساتھ میں بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ جو ان کی پہلی اہلیہ ہیں اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ تو انشاءاللہ آج کمرشل پرواز کے تھرو امریکہ روانہ ہو جائیں گے, لیکن جو ان کی اہلیہ ہیں زرین عمر وہ ان کے ساتھ ایئر ایمبولینس میں ٹریول کریں گی. اور اس وقت زرین عمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان کے شامل گفتگو ہوں گے. بہت شکریہ زرین صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, کیونکہ دیکھیں ہم آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہیں گے. اور اب فائنلی ان کی طبیعت بھی بہتر ہے اور اللہ پاک نے اتنی مہربانی کر دی ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی ان کو فٹ قرار دے دیا ہے کہ وہ ایئر ایمبولینس کے تھرو ٹریول کر سکتے ہیں, جس میں آپ ان کے ہمراہ ہوں گی. کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ پاکستانی عوام سے جو آپ کے انٹرنیشنل عمر شریف صاحب کے مداح ہیں ان سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گی دعاؤں کے حوالے سے؟ ٹائم تو یہی ہے کہ جو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ عمر کو آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میڈیا پہ میرا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا, جس کی وجہ سے عمر کے ساتھ جو یہ پرابلم ہوئی ہے, کیونکہ اگر یہ سب تھوڑا سا اور جلدی ہو جاتا تو اس ٹائم عمر امریکہ میں ہوتے. تھوڑا سا کچھ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ٹائم بہت کم ہے اور ٹائم پہ پہنچنا, ان کی ٹائم پہ سرجری ہونا بہت ضروری ہے. ان کو یہاں روکنا ہائی رسک ہے اور جس کی وجہ سے ان کے کل ان کو دوبارہ سے جو ہے پرسوں رات کو ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا اور ان کا یہ یورین آؤٹ پٹ رک گیا اور ان کی ڈائلسس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو گیا. تو یہ ہمیں تھوڑی سی میں تو بہت ہی پرابلم ہوئی, کیونکہ ساری رات سارا دن ہمارا تو رو کے اور دعاؤں میں گزر گیا. تو اس لیے ابھی بھی میں نے دوبارہ سے بتایا کہ عمر کو اس ٹائم دوبارہ بہت دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ عمر ٹریول کر سکے. اور عمر کا امریکہ جانا بہت ضروری ہے. اگر عمر کا امریکہ جانا ضروری نہ ہوتا تو ہم اتنا بڑا کیوں لیتے. یہاں یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, عمر کا جانا ضروری ہے کہ ہم لے کے جا رہے ہیں. تو یہی ہے ایک وہ ہے کہ دعا اس ٹائم صرف دعا ہی کام آ سکتی ہے, کیونکہ دعائیں جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں. اور اللہ سے آپ نے لا لگائی دی ہے اور بس اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے عمر کو. تو بس یہ کہ آپ سب لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بس پھر ایک بار جو ہے ان کے لیے دل سے دعا کر دیں, کیونکہ آپ لوگ کی دعا ہے جو ان کو لگ رہی ہیں. الہی آمین, الہی آمین. اللہ پاک عمر شریف صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. ان کی اہلیہ زرین عمر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انشاءاللہ اب لگتا ہے نا دل کو بھی خود کو بھی حوصلہ اور قرار ہے کہ ہاں وہ 11 بجے انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے اور آگے بھی ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر رہے گی. تو بڑی اچھی بات ہے جی, ہم دعا گو ہیں ان کے لیے. اچھا جی, اب ذرا ہم میرے خیال سے اسلام آباد آپ کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نیب کو کیا ہمیں 4 سال اور دینا پڑیں گے کہ وہ ان چیزوں کی تفتیش کر سکے. آج حقیقت یہ ہے ملک کی کہ حکومت کے وزراء یہ کہتے ہیں جی ہم نیب چلاتے ہیں, ہمارا نیب سے تعلق ہے, ہم یہ کرتے ہیں. تو آج وہ جواب دیں نا, کیا اس حکومت میں ہمت ہے
कि कानून को बदल कर, कानून की नफी कर कर एक शख्स को एक्सटेंशन दे। ये कौन से दुनिया के जमहूरियत में होता है? ये कानून कहता है कि एहतसाब का निज़ाम गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए जो चेयरमैन नैब लगता है उसको मुशावरत से लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस बनाता है, यानी अपोजिशन हुकूमत की मुशावरत से चेयरमैन नैब लगता है। ये कानून कहता है। कानून कहता है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती, उसकी नफी करता है। और आज हुकूमत की कोशिश है कि कानून को तब्दील कर कर कानून की जो रूह है, जो जमहूरियत की रूह है, उसकी नफी कर कर एक 76 साल के चेयरमैन नैब को जो उनके कब्जे में है एक्सटेंशन दी जाए। आज 10 दिन रहते हैं, मुशावरत का अमल शुरू भी नहीं किया जा सका। ये बदनीयती है जिस पर हुकूमत के जो मामलात हम समझ आते हैं। आज हम दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो शहबाज शरीफ साहब का केस लंदन में यही हुकूमत के चमचे और नैब लेकर गई थी, उसकी हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। शुक्रिया। चलें जी। ये बदनसीबी है कि मुल्क की सियासत यहाँ पर पहुँच गई है कि जो मामलात किसी पर इल्ज़ाम लगाना है तो पर्चा दर्ज कराएंगे। किसी को हक हासिल नहीं है कि इस तरह किसी शख्स की ज़िंदगी से खेला जाए। हम बात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो कहते हैं ना कि वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, तो ऐसा ही समझा जाता था। मतलब अगर मैं अपनी बात भी करूं तो ऐसा लगता था कि जो तमाम तर कलर्स है ना उनका ताल्लुक ही खातून से है। और जैसे ऑफ वाइट हो गया, ग्रे हो गया, नीला हो गया, वाइट हो गया, इनका जो ताल्लुक है ना, क्योंकि ये इतने तो ज्यादा रंग नहीं, तो इनको मैं मर्दों से मंसूब कर दिया करती थी। तो मतलब बाद में पता चला नहीं भाई, मतलब मर्दों बड़ी का क्या वैरायटी कसूर मौजूद है, बड़ी वैरायटी मौजूद है। वो एक और है ना कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। तो बात यही है कि तो गुलों को आपने मर्दों को गुलों से तशबीह दी है। जी बिल्कुल, अच्छे गुलों से तशबीह दी है, अच्छे वो लारसा पे खावरता वाले गुलों से तशबीह दी है। तो जनाब मुख्तलिफ कलर्स पहने जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बहस है ना, सती बहस है। लड़कियां कहती जी बंदों ने देखे ना पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, लड़कों ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, मरून कलर का सूट पहना हुआ था। तो हम लोगों के पास गए, हमने कहा आप बताएं क्या बंदों का हक है कि वो कलरफुल कपड़े पहने या ना पहने? लोगों ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। ब्लैक ड्रेस भी पहनता हूँ, पिंक कलर भी, और जो मुझे मतलब पसंद आते हैं, मेरे पास काफ़ी कलर्स की कलेक्शन है और मैं मुख्तलिफ औकात में वो पहनता हूँ। असल में क्या है कि मर्दों के लिए ज़्यादा चॉइस नहीं है, हमारे पास गिने चुने कलर ही हैं, सफ़ेद काला और नीले पीले तो कलर हम पहनने से रहे, क्योंकि ना तो हमारा मुआशरा इसको जो है वो ज़्यादा देता है, ना ही हम पे सूट करेंगे। देखें सर, सिलेक्टेड कलर नहीं होते, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कोई मर्द ऐसे भी हैं जो हरा रंग पहनना पसंद करेंगे, कोई ऐसे हैं जो ब्राउन पहनना पसंद करेंगे। सफ़ेद कपड़े में अल्लाह ने हुस्न दिया है, सफ़ेद ही अल्लाह को पसंद है, तो सफ़ेद ही पहनेगा ना मर्द, जो कोई मर्दों के लिए है। औरत क्यों पहनेगा, औरतें कपड़े पहनेगा यार। मेरे ख्याल में जो मर्द जो सिलेक्टेड कलर और सेल्फ कलर इसीलिए पहनता है कि वो उसको सूट करता है, और औरत रंगीन कपड़े और इस तरह के मल्टी कलर पसंद करती है और उसको वो जचते भी हैं। देखो ना, ये माशरे का कुछ उसूल है कि कुछ औरतों के कलर हैं, कुछ जेंट्स के कलर हैं, लिहाजा जो लाल पिंक या जो कह रहे हैं ना, वो तो औरतों के कलर काउंट किए जाते हैं। मर्द तरह के कलर लाइट होते हैं जैसे कि। असल में मर्द की पर्सनैलिटी भी ये सारी चीज़ें जचती नहीं है। डिसेंट कलर इसलिए पहनते हैं क्योंकि मर्द पर्सनैलिटी उसको डेवलप करनी होती है। तो बाकी ये रेड, आप बोल रहे हैं ऑरेंज, ये कलर फीमेल्स के कलर होते हैं। वैसे भी मर्दों की अपनी चॉइस होती है, और साथ में दूसरा ये है कि वो जो कलर हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ पर ही अच्छे लगते हैं, मर्दों पे ऐसे शौक कलर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इसीलिए जो मर्द हैं वो ज़्यादातर यही कलर पहनते हैं। मर्द इसलिए ये ऐसे कलर नहीं पहनते क्योंकि मर्द जो है वो सोबर पर्सनैलिटी, उसमें कोई शौकी, कोई चंचल अदाएँ नहीं होती। ये बुनियादी तौर पर सोसाइटी के अंदर जो माहौल होता है, वो माहौल जो है हमारी साइकी की तश्कील करती है, और उसमें जो है ये इंसान डिटरमाइन हो जाता है। अगर किसी भी दूसरे माहौल में अगर मर्द इस किस्म के कलर पहनते हों तो वहाँ जो है कोई उसको बुरा नहीं समझता या गलत नहीं समझता।
अच्छा जी, तो ये बहरहाल एक आरा। अच्छा आप ये देखें कि मोस्टली जो सवाल किए गए हैं उन लोगों ने सफेद रंग ही पहना हुआ था। ठीक है, कोई कलरफुल शर्ट वाला बंदा ढूंढ के करते तो वो इन्होंने शायद है कि उसको पर्पल justify भी पहना हुआ करता। था। हाँ, एंड में एक दो मुझे और नजर मैंने आया। कहा तो मुख्तलिफ कल्चर्स की बात और होती है, बहुत से जगहों पे लोग पहनते हैं। तो आप डिजाइनर के पास भी गए थे? बिल्कुल जी, मैं गया था। ना सिर्फ ये कि बंदों में कलर्स बहुत ज्यादा पहने जा सकते हैं, हर किस्म का काम भी। और मैं भी आपसे बात कर रही थी ना, आप सदर चले जाएं, लाल रंग की शेरवानी तो मैंने सदर अच्छा में नहीं, देखी यहाँ पर है। भी जब मैं गया था तो मैंने कई चीजें ट्राई भी की थी। हाँ। तो आई एम श्योर कि वो एडिट हो गया होगा, लेकिन वो भी अगर होता तो काफी उससे लोगों को आइडिया होता है कि क्या क्या चीजें और कौन कौन से कलर्स वहाँ पर आप और यूज ये कर मत सकते हैं। समझिएगा कि लड़के का रंग जो है वो गोरा है तो उस पर कोई भी रंग जचता है। सामने रंग पे भी जो रंग जचता है ना, वो और किसी पे नहीं जचता। ठीक है, एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपसे मजीद बात होती है। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और हम बहुत से आम मामलात पर बात करते हैं, और जैसे कि हम तस्करा करते हैं कि महंगाई एक बड़ा मसला है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में अभी इजाफा हुआ तो उसके असरात अभी आना शुरू हो गए। आप फ्रूट वाले के पास भी जाएं तो वो नर्ख में इजाफे की वजह बताता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया। और उसके साथ साथ वो उनसे जब बोलो कि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है वो तो कुछ और है, तो वो कहते हैं कमिश्नर साहब जब आएंगे तो उनको हम बता देंगे कि ये चीज़ें पता ही है कि फिर डॉलर की प्राइस पे वध गई है ना, फिर की हो सकता है। पेट्रोल देखो, पेट्रोल भी महंगा हो गया। असी फल इधरों तो नहीं उगाते ना, फल असी लेके ही आते ने, जेडे आलू भी ने इसी वजह तो महंगे और हुए उसके ने। साथ साथ मदिया, अब जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो अगर साथ ही साथ पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर बिजली के नर्ख भी बढ़ सकते हैं। गैस की कीमतों में भी एक प्रोपोज्ड इजाफा है जिसके बारे में अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है। बात सुनिए, आपने कहा बिजली के नर्ख बढ़ेंगे? जी जी, बिजली महंगी नहीं हुई, अभी टैक्स इसके थ्रू नहीं लिया जाएगा। अभी तो खैर इस हवाले से आके पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होगी, लेकिन वही बात, कैसे कैसे करेंगे लोग, कैसे करेंगे। और हुकूमत जो है वो जो आवाम को सब्सिडी देने जा रही थी आखिरी अपने अयाम में, मतलब इलेक्शन से पहले, यानी कि 2 साल का अरसा यूं गुजर जाएगा और उसके अंदर लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी तो लोग परेशान होंगे। परचेजिंग पावर है नहीं लोगों की। तो अब यहाँ पर देखिए वही वाली बात है ना, क्योंकि जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के अंदर जो विद इन पार्टीज हमने इतने इख्तलाफात देखे। आप देखें ना, कल मरीम नवाज साहिबा जब बैठी हुई थी हमजा शहबाज साहब के साथ, उन्होंने कहा ये मेरा भाई है और मेरे इसके साथ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। पहले तो ये मीडिया में लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब समाओ खुद भी उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई इख्तलाफात हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं मिली वजीर आजम इमरान खान साहब को, और पाकिस्तान तहरीक क्योंकि इंसाफ वो अपने ही बयानी की जंग इसमें लड़ने में मसरूफ है। मतलब पीडीएम का आप देख रहे हैं, पीडीएम का क्या हाल हुआ। तो अब क्या रह गया उनके पास, सिर्फ और सिर्फ महंगाई के साथ डील करना। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि वजीर आजम साहब इस चीज़ को डील करेंगे और फर्दर भी हम बात करते हैं। पहले टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। नून लीग में इख्तलाफात वाज़ेह होने लगे, पार्टी इजलासों में खुलकर इजहार होने लगा। नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नेहरी और हमजा की सोच मुख्तलिफ है। शेख रशीद की नून लीग में 3 गिरोह बनने की पेशगोई सामने आ गई। खैरपुर से नून लीग की बड़ी विकेट गिर गई। नवाज शरीफ के करीबी साथी गौस अली शाह पीटीआई में शामिल। साबिक वजीर आला की साथियों समेत वजीर आजम से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। कोरोना और डेंगू से बैक वक्त निपटना बड़ा चैलेंज बन गया। मुल्क भर में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में डेंगू के मजीद मरीज सामने आ गए। और नेशनल T20 कप खिलाड़ियों का इम्तिहान। वर्ल्ड कप स्क्वाड को जांचने का मौका। कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी मायूस कुन। खिलाड़ियों को जगह बनाने के लिए मेहनत करना होगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं सियासी जमातों में इख्तलाफात की। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनके अपने अंदर इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और अब उसका इजहार भी किया जा रहा है। मरियम नवाज ने भी इससे मुतालिक ये एतराफ़ किया है कि उनकी और हमजा शहबाज की सोच मुख्तलिफ हो सकती है। हम 2 मुख्तलिफ इंसान हैं, तो दिस इज़ ऑब्वियस। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ तरह की सोच और आरा होती है। मरीम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए खदमात की मोतरफ हैं, लेकिन हम सब मुत्तफिक हैं कि हमारे घर पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है। ये मेरा भाई हमजा यहाँ बैठा है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम 2 इंसान हैं। हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह भी।
ادھر شیخ رشید صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے مزید پیشگوئیاں کی گئی ہیں. پہلے نون میں سے شین، پھر نون میں سے میم کا بات کر رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دھڑے بننے جا رہے ہیں اور جوڈو کراٹے سے نون لیگ انتشار اور اس سے برباد ہوگی، اور شریف خاندان میں وراثت کی جنگ چل رہی ہے. شہباز شریف، آپ 2 سال بعد اپنے لیے دم درود کرائیں. وراثت کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے. نون میں سے میم نکلے گی، اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. مشن گوئی کرتا ہوں، یہاں 3 گروپ ہوں گے. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. مظہر صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. مظہر صاحب، پہلے تو مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات تھے اس پر ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تذکرہ کرتی تھیں، میڈیا میں بات چیت کرتی تھی، لیکن اب اسپیسیفکلی خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور اب کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ہم دونوں کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. تو پہلے جن اختلافات کی بات لوگ کر رہے تھے، اب یہ خود بھی اس کو تسلیم کریں، یہ پارٹی کی ساخت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، یہ صرف یہ اختلافات ہونا تو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اختلافات، لیکن اختلافات اگر منظر عام پر آ جائیں اور اتفاق میں نفاق پڑ جائے تو پھر پارٹی کو سوچنا چاہیے. اختلافات تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے اندر پارٹی کے اندر اختلافات نہیں ہیں یا شدید اختلاف رائے نہیں ہے. خود تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے. کلی جس تقریب میں عمران خان موجود تھے سرکولر ریلوے کی، وہاں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ تنظیمی طور پہ پارٹی کی کیا صورتحال ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ سچ بتا دیں یا بس ویسے ہی بتا دیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا جو بتانا تھا آپ نے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے اندر اب یہ اختلافات جو ہے وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے بات بہت جلدی واضح ہو جائے گی. اگر ان اختلافات کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ کیونکہ مظہر صاحب جو مختلف نون کے اختلافات ہیں وہ ذرا مختلف نوعیت کے ہیں. یہ تو لیڈران کے آپس کے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اگر ایم این اے یا ایم پی ایس کے درمیان کچھ ہے، ان کے کارکنوں کے درمیان اختلافات نہیں ہیں، یہ تو قیادت کے درمیان اختلافات ہے. تو اس سے نہیں لگتا کہ ان کا جو کارکن ہے وہ کافی تذبذب کا شکار ہوگا؟ اختلافات قیادت نہیں ہوتے ہیں، مطلب ظاہر ہے عمران خان کی قیادت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کے اندر، لیکن نمبر 2 نمبر 3 کے درمیان آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان کتنے شدید اختلافات تھے کہ پبلکلی ایک دوسرے کو اکیوز کرتے تھے. مسلم لیگ نون کا پرابلم اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مین سٹریم پالیٹکس سے آؤٹ ہو گئے ہیں. آؤٹ ہونے سے مراد یہ کہ ابھی تک ان کی جو اپیل ہے، آج شاید اس کی ہیئرنگ ہے. نواز شریف صاحب صرف پارٹی کو بچا سکتے ہیں، اور وہ اس طرح بچا سکتے ہیں کہ وہ واضح طور پہ کہیں کہ چونکہ وہ لندن میں ہیں لہذا پاکستان کی جو بھی معاملات ہیں وہ شہباز شریف دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے جب آپ گریس شو کرتے ہیں کہ چونکہ آپ پریکٹیکل پالیٹکس سے آؤٹ ہیں، آپ الیکٹورل پالیٹکس سے آؤٹ ہیں، اور جب بھی آپ کی فرض کریں آپ کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آپ واپس آ کے پارٹی کی قیادت سنبھال سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا آپ خاموشی سے آپ کی بیٹی جو ہیں وہ اس کا اختلاف دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں اتنے عرصے میں کیا شہباز شریف اور مریم نواز نے کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے؟ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے؟ کوئی جوائنٹ جلسہ ہوا ہے ان کا؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات ہیں اور اس میں شدت بھی ہے. تو مظہر صاحب ایک اور پہلو بھی ہے اس کا کہ پہلے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب یا شہباز شریف صاحب کے جو بیانیہ تھا، جو مختلف بیانیہ تھا، اس پر سرد جنگ چل رہی تھی. اب اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جی ہمارے اختلافات موجود تھے یا سوچ مختلف تھی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایکسیپٹنس سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے بیٹرمنٹ کی جانب؟ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں جی اختلافات ہیں، مان رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے بہتری کی جانب جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے وہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ہے انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ جی ہمارے سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے. صرف سوچ میں اختلاف نہیں ہے، اسٹریٹجی میں اختلاف ہے، بیانیے میں اختلاف ہے، ان کی پارٹی کی ایڈمنسٹریشن پہ اختلافات ہے. اور شہباز شریف کیونکہ بہت زیادہ، اور میری اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف نے 1 سال میں 2 مرتبہ پارٹی کی صدارت چھوڑنے تک کی بات کی کہ میں پارٹی کی صدارت چھوڑ دیتا ہوں. اور حمزہ شہباز نے ان کو روکا ہے، اور حمزہ شہباز جو ہے اب شہباز شریف کا کیس زیادہ فورسفلی لڑیں گے. کیونکہ شہباز شریف کا جو انداز ہے وہ بہت مختلف ہے.
اور शहबाज शरीफ ये तो वो कर सकते हैं कि मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं पार्टी की सदारत से इस्तीफा देता हूँ, लेकिन वो जाहिर है पब्लिकली कभी भी अपने बड़ी भाई तो के मजहर खिलाफ साहब, ये आके जो इस तरह खड़े उनके नहीं होंगे। अभी क्लीन चिट मिली है नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से बरतानिया से, तो उससे उनकी सियासी साख पर कितना मुस्बत असर पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की? जी बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वही मसला है कि आज एक केस का फैसला आपके हक में हो जाता है, कल एक केस का फैसला आपके खिलाफ हो जाता है। ये चीज तो चलती रहेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं में से हैं कि जो एक्सेप्टेबल हैं, पावर जो हमारी कंसर्न पावर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हम जिसे कहते हैं, उनके लिए खासी हद तक एक्सेप्टेबल हैं वो शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा की क्योंकि हार्ड लाइन है और बहुत ज़्यादा वो है, इसलिए, और अब उनको क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का भी मसला है, तो इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और इसीलिए एग्रेशन चूँकि हमें पसंद है और पंजाब में ख़ास तौर पे एग्रेशन पसंद होता है, इसलिए मरियम नवाज के अंदर करिश्मा भी है, मरियम नवाज क्राउड पुलर भी हैं, मरियम नवाज फोर्सफुल बात करती हैं तो लोग उसे सुनते भी हैं, लेकिन क्या वो आपको अगले इलेक्शन में कामयाबी दिला सकता है? वो मेरा ख्याल है बिल्कुल। वहाँ और ये हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मज़हर साहब, जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि वो पार्टी की सदारत भी छोड़ देते हैं पार्टी के इख्तलाफात को देखते हुए, तो जहाँ शहबाज शरीफ साहब इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो आपको नहीं लगता कि आइंदा, क्योंकि जिस तरीके से धड़ेबाजी अब शुरू होगी मुस्लिम लीग नून में, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए कि नहीं भी कि धड़ेबाजी इतनी हो रही है, मुझे पार्टी को मुस्तहकम करना है, 2 साल में इलेक्शन है, तो आपको नजर आ रहे हैं कि वो वापस आएंगे? देखिए, पार्टी को बचाने का और पार्टी को तोड़ने का दोनों फैसले जो है नवाज शरीफ ने करने हैं, उन्होंने करने हैं, और जितनी जल्दी करें उतना बेहतर है, क्योंकि तारीख में इस तरह सियासी इख्तलाफात जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे फिर पार्टी को बहुत शदीद नुकसान होता है। और वो शायद अगर इलेक्शन, क्योंकि अगला साल इलेक्शन कैंपेन का है, अगर अगले साल के आखिर तक इलेक्शन नहीं भी होते तो अगला साल इलेक्शन कैंपेन का है, अगला साल पीटीआई के भी जो डेवलपमेंट काम है वो आपको नजर आएंगे, वो बहुत से अनाउंसमेंट भी होंगे, बहुत से फीते भी काटे जाएंगे। अगले साल की जो एक्टिविटी होती है वो इलेक्शन मॉन्गरिंग होती है, वो इलेक्शन एक्टिविटी होती है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब के पास वक्त बहुत कम है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट है काफ़ी हद तक, लेकिन वो इंटैक्ट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत फैल रहा है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में। इसलिए उनकी क़यादत जो और उसका वाहिद तरीका नवाज शरीफ के पास है, अगर वो आज अनाउंस कर दें तो वो इख्तलाफात जो है वो दम तोड़ जाएंगे, अगर वो खामोश रहते हैं तो इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। आप देखें, शहबाज शरीफ ने जलसा किया और शाहिद खाकान वहाँ मौजूद नहीं थे, ये एक्सक्यूजेज से मामला नहीं चलेगा, कभी शहबाज शरीफ गायब रहते हैं, कभी मरियम नवाज नहीं होती। और साथ में मज़हर साहब बस क्विकली आखिर में आपसे पूछना चाहेंगी, ये शेख रशीद साहब ने जो पहले 2 धड़ों के बाद अब 3 धड़ों की बात की, ये किनके हो सकते हैं, इनको कौन लीड कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग से शेख रशीद साहब निकले थे, तो शीन तो पहले निकल गई थी मुस्लिम लीग उनसे, अगर उसे उस तरह लें। और शेख रशीद साहब किस तरह मुस्लिम लीग में आए थे और क्यों चले गए, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून में 3 धड़े तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है 2 ही, अगर बने तो 2 ही बनेंगे, लेकिन वो 2 जो हैं, अगर शहबाज शरीफ अलग होते हैं मियाँ साहब से या कोई और ऐसा क्राइसिस आता है, तो फिर शहबाज शरीफ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों को जमा करने की। लेकिन क्या शहबाज शरीफ स्टैंड कर पाएंगे? अब तक की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें शहबाज शरीफ ने वो रेजिस्टेंस शो नहीं की है, लेकिन हमजा शहबाज ज्यादा फोर्सफुली हमें सामने आते नजर आएंगे, ज्यादा फोर्सफुली। अब वो अगर मरियम नवाज साहिबा और उनके इख्तलाफात खत्म नहीं हुए तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज की असल लड़ाई मुस्लिम लीग की होगी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शायद उस तरह ना हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि भी शहबाज शरीफ साहब की तो एट एनी कॉस्ट हम नहीं देखते कि वो नवाज शरीफ के साथ कहीं भी लड़ाई हो भाई के साथ। ऐसे ही है, क्योंकि हमेशा उनको मौके भी मिले वजीर आजम बनने तक के, वो कहते हैं कि उन्हें पेशकश की गई, यंग की आदत में लड़ाई हो सकती है, यंग में हो सकती है, लेकिन जब फैमिलीज का कंट्रोल स्ट्रांग होता है अपने बच्चों पर तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती, और फिर इख्तलाफात के बारे में फिर अफवाहें उड़ी होती हैं और कभी सबटली उन्हें
एक्सेप्ट भी किया जाता है, लेकिन खुलेआम उस पर बात नहीं की जाती। चलें, अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। और आपकी सेहत आपको पता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके लिए भी बात करते हैं, खुद अपने लिए भी बात करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आजकल का सीज़न ऐसा है, एकदम जब बारिश शुरू हो जाती है उसके बाद हब्स हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पहले तो हम क्या कहते हैं जी कि ओह बारिश हो रही है, चलो अभी सत्ती मंगवाओ, पकौड़े मंगवाओ जी, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, भटूरे होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद गर्मी होती है, हाय इतनी गर्मी, फिर हम ठंडे ठंडे पानी मशरूबात पीना बारिश के शुरू कर पानी में देते जो हैं। नहाते हैं उसके बाद जाते हैं सीधा एसी में या फिर पंखे के नीचे, उससे भी काफी माहौल, और कई खांसियों की और वजूहात भी होती हैं। कभी खांसी शुरू हो गई, फिर उसके बाद उसकी वजूहात अच्छा, मैंने बताया नहीं था कि हम मैं आपके मैंने इशारा समझ गए क्या बात है, इशारा समझ लिया था कि आप कहाँ जा रहे हैं। वेरी गुड। तो गले की खराश से मामला शुरू होता है, कई दफ़ा ये वोकल कॉर्ड्स को भी इफेक्ट करता है कि जनाब आपको खांसी इतनी नहीं होती लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। वो भी बड़ा एक पेनफुल और एक्सपीरियंस कभी होता कभी है। खुश्क खांसी होती है, जो खुश्क खांसी है वो बहुत देर तक अच्छा, वो तो चलती है, जाती भी नहीं है, बच्चों में तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ साबित होती है। तो क्या किया जाए जनाब इस खुश्क खांसी के लिए, इससे निजात कैसे पाई जा सकती है? हमारे साथ हकीम अजीज साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। हकीम साहब ये बताइए, जो आजकल बच्चे बड़े बूढ़े सब खांसी की शिकायत कर रहे हैं, आगे तो खांसी का मसला हो जाएगा संगीन, क्योंकि आ जाएंगी सर्दियाँ, और सर्दियों में तो आपको पता है खुश्क खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या करें? ड्राई वेदर होता है, जब ड्राई वेदर आता है तो एक तो सीजनली खांसी होती है, सीज़न के हिसाब से कि जी मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं या सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो एक खांसी का सिलसिला शुरू होता है, नज़ला होता है। एक होता है साइनोसाइटिस एलर्जी, उससे ये होता है कि नज़ला भी हो रहा है और खांसी भी हो रही है। एक होती है अस्थमैटिक एलर्जी, उसमें सांस का मसला हो जाता है, सांस फूलता है या सांस लेते हैं अंदर सांस जा रहा होता है, निकलने में तकलीफ हो रही होती है। इसमें ये होता है कि फिर इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। वो एयरवेज आपके इन्फ्लेट वो हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटेड। जी बिल्कुल इसी तरह हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो सीजनली चल रहा है कि जी बारिश हो रही है, फिर गर्मी हो रही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, और ठंडा पानी भी चल रहा है, मशरूबात भी चल रही हैं, और एसी में भी बैठ रहे हैं, तो उससे ये है कि एक तो नज़ला जम जाता है सर में, सर दर्द शुरू हो जाता है, खांसी शुरू होती है, बलगम आता है, और बुखार सी कैफियत रहने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में एक कावा मैं बता रहा हूँ, आप वो बना कर पिए, जैसे जुशांदा टाइप का होगा। उसमें आपने लेना है बांसा के पत्ते और तुख्मे खत्मी और बांसा के पत्ते, ये आधी चम्मच सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, आपका कहवा तैयार हो गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिए, आप देखें आपको पहले दिन ही कितना रिलीफ मिलेगा, और ये 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें काफ़ी। तो हकीम साहब ये मैं जानना चाह रहा था कि ये जो नज़ला होता है जी, क्या इसकी रीज़न सर्दी भी होती है, मौसम का चेंज भी होता है, या हमेशा किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है? ये वायरल इन्फेक्शन भी होता है, और दूसरा ये साइनोसाइटिस एलर्जी होती है। ये किसी भी चीज़ से, धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, कारपेट से, कलर से, किसी भी चीज़ से इसकी एलर्जी शुरू होती है। उसमें ये है कि बहुत बुरा हाल हो जाता है कि जब तक वो 2-3 बार एंटी एलर्जी ना इस्तेमाल करें ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो ये एक किसी भी चीज़ से हो सकता है। ये कहीं तेज़ हवा में जा रहे होंगे तब भी होगा। आपने हवा की बात की, लाहौर में जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता चला जा रहा है दिन ब दिन ना, तो वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में भी हम देखते हैं कि आपको सांस की प्रॉब्लम भी होती है, सांस के साथ साथ खांसी की भी आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर क्या करें? देखिए उसके लिए बनफशा के पत्ते हमारी एंटी एलर्जी हैं। बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, इसे सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ताला पेशेंट क्योर हो जाता है इससे। और अगर आपको हर 15 दिन बाद, महीने बाद हो रहा है तो इसे आप हर महीने 4 दिन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, आपकी ये साइनोसाइटिस एलर्जी की शिकायत दूर हो जाएगी। एक और चीज़ भी है कि जब ये शुरू होता है सर्दियों का फेज़, तो उसमें एक तो सर में दर्द, फिर नाक का बंद हो जाना एक साइड या दोनों साइड, कान बिल्कुल बंद हो जाना, इनका क्या इलाज है? ये भी एक एलर्जी कहलाती है। इसमें ये है कि जब सोते हैं तो इस करवट सोते हैं तो एक नाक बंद होती है, दूसरी करवट सोते हैं दूसरी नाक बंद होती है, और सर में दर्द भी रहने लगता है। बाज़ लोगों को माइग्रेन पेन तक शुरू हो जाता है इससे, और कान बंद हो जाते हैं। और ऐसी इसमें यह है कि तबीयत गिरी रहती है, सुस्त रहते हैं, कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो और बाज़ लोगों को स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाता है, जैसे गर्दन के पीछे की जगह पे भी खिंचाव हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना लेवेंडर के फूल,
जिसे इस्तिखुद्दूस कहते हैं किताब हिकमत में। इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें और रात सोते वक्त पिएं आप, सुबह तक नाक खुल जाएगी। इजीली मिल जाती है, इजीली हर पंसार की दुकान पे मिल जाती है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, क्योंकि देखें और जब ठीक हो जाएं तो इसे रोक दें, रोजाना रात को 1 टाइम पिएं। ओके, अब देखें आगे मौसम मजीद चेंज होगा। अभी हम सितंबर अभी खत्म होने वाला है, कराची में तो चले 1 महीना और गर्मी रहेगी, लेकिन अगर हम दूसरे इलाके पंजाब की बात करें तो वहाँ पर अक्टूबर से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो सर्दियों से पहले माओ को ऑलरेडी क्या क्या ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए, अपने घरों में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी तैयार रखनी चाहिए जिससे हमें नज़ला ज़ुकाम जो कि मोस्टली यूजुअली में सर्दियों में रहता है उससे हमें निजात मिल जाए और वो हो ही ना। देखें जो मैंने अभी बनफशा के पत्ते बताए ये एंटी एलर्जी है, ठीक है, आप इसका कहवा बना के पिए, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा मदिया एक चीज़ और बताऊंगा कि जिस तरीके से एक खांसी शुरू होती है वो दमकुशी होती है, सीने में से खुर्र खुर्र आवाज़ भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो ऐसी सूरत में आपके पास कोई भी दवा मौजूद नहीं है, आपके घर में अंडे मौजूद होते हैं, आप बॉयल अंडा कर लें और काली मिर्च को कूट लें, काली पत्ती का कहवा बना लें। अच्छा। वो बॉयल अंडा काली मिर्च के साथ लगा के खाते जाएं और वो कहवा पीते जाएं। जैसे ही वो कप खत्म होगा यहाँ आपका सीना साफ हो। अच्छा दूसरा लोग ये भी कहते हैं मुलेठी का पान खा लें, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी शहद को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो डाल के अदरक का थोड़ा सा जूस और काली मिर्च डाले तो उससे भी गले को सुकून मिलता है। बिल्कुल गले को सुकून मिलता है, लेकिन ये जो अंडा और काली मिर्च और इसका बताया ये मैं जाती इस्तेमाल कर चुका हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने काम किया कि एक बॉयल अंडा ले लें और काली मिर्च को कूट लें और काली पत्ती का कहवा यानी बगैर दूध वाली चाय बनाएं और वो चाय के साथ आपने अंडा और काली मिर्च लगा के खाना और चाय पीना। और थोड़ा सा सूंघ लें तो नाक भी खुल जाएगी। नहीं खाएं, आप पीते जाएं। जैसे ही कप खत्म होगा यहीं पे आप भी नोट कर लें, आप करके देखिएगा, जैसे ही कप खत्म होगा यहाँ सीना साफ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना कि वो मुझे लग रहा है कि अंडा चाय में डुबो के खाना, वैसे नहीं खाना। अरे जैसे मैं बताती हूँ, रुके मैं बताती हूँ, कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होगी। जैसे नॉर्मल आप उबला हुआ अंडा जब खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने नमक डाल सकते हैं, नमक और काली मिर्च लगा देते हैं, वो लगा दिया आपने, जबरदस्त हो गया। और साथ में आपने नाश्ते में ब्लैक टी मदिया आपने सूंघ भी लेना है इसको, वो छिड़की हुई काली मिर्च आपके नाक में जाएगी, पूरे दिमाग छींकें शुरू हो जाएंगी ना, छींकें शुरू हो जाएंगी। अच्छा भाई देखें सती की आपने बात नहीं, ये सती हकीम नहीं है, हकीम साहब से ये है, हकीम साहब ने आपको सूंघने का मशवरा नहीं दिया। अगर आप इनके कहने पे सूंघ ले तो हमारा और मेरा और शरारती मशवरे हकीम साहब की राय को फौकियत देनी है आपने। अच्छा ये जो एक प्रोडक्टिव कव होती है, ठीक है, कि आप म्यूकस उसके जरिए निकलता रहता है और ये वो, लेकिन वो भी काफी आपको तंग करती है, उसका इलाज क्या है? देखिए जिन लोगों को म्यूकस यानी बलगम बहुत ज्यादा निकल रहा है तो वो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बांसा के पत्ते और तुख्म खत्मी आप इसका इस्तेमाल करें कहवा बना के, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के। बच्चों को चम्मच के हिसाब से दीजिएगा, 5 साल 7 साल के, अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। बच्चे छोटे होते हैं वो बता नहीं सकते हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर के मशवरे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके आते हैं। एक होती है अस्थमैटिक खांसी जिसमें धमा भी हो जाता है, तो उस सूरत में आपने जिनको भी धमे की शिकायत रहती है अपना इनहेलर जारी रखिए और साथ में एक फूल आते हैं गुले ज़ूफ़ा, इसका कहवा बनाकर पिएं रात को और 1 कप सुबह 1 कप शाम, इस तरह बनाकर पिएं और देखिएगा आपको पहले दूसरे दिन काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, आपके सांस में बेहतरी आ जाएगी, सांस की नाली खुल जाएगी और आस्ते आस्ते आप क्योर होना शुरू हो जाएंगे। ये भी सीजनली होता है, धमा भी जब आप देखेंगे स्मोक आ रहा है आगे, काफ़ी धुन होगी तो उसमें ये सांस के मरीजों को बहुत तकलीफ होती है, तो उस सूरत में आप गुले ज़ूफ़ा का कहवा बना कर पिएँ 1 कप रोज़ाना, आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक होती है नफ्सियाती खांसी, वो क्या? आप खांस रहे हैं मैं भी खांसने शुरू हो जाऊंगा। ओ जैसे स्पॉन्टेनियस, जैसे किसी को कंटेजियस, जैसे अगर इनको कि जी एक को जमाई आ रही थी दूसरे को भी आ रही है, नफ्सियाती खांसी होती है कि किसी को खांसते हुए देख लिया खुद भी खांसने शुरू हो गए। ऐसा कि लाउड मैं भी देख रही थी ना कि अगर एम्पलीफायर पे अगर कोई जैसे जानवर भी दे तो उसमें अगर कोई खांसते तो मैं भी घर बैठी मैं भी खांस रही थी एकदम से सुन के। जी बिल्कुल इस तरह होता है, ये नफ्सियात साइको खांसी कहलाती है। तो ऐसी सूरत में आप गाउजुबान के पत्तों का कहवा पिएं। और उसको क्या पिलाएं जिसकी खांसी सुन के आप? नहीं तो जिसको हो रही है ना जिसको ये नफ्सियात की खांसी। जमाई का भी कुछ बता देना कि ये भी तो काफी कंटेजियस होती है, उसका क्या इलाज? देखिए जमाई का और दूसरा सुस्ती काहली होना और दिमाग का फजूल का चलना, एक होता है दिमाग का फजूल का चलना, प्लान 50 बनाते हैं लेकिन किसी एक पे भी अमल नहीं। आपका पर्सनल हिंट नजर आया जो आपने कहा दिमाग का फजूल में चलना ये जो आपने बात किया मुझे लगा किसी को बता भी रहे कि तुम्हारा दिमाग फजूल में चलता है, तुम्हें ये क्या खिलाए मुझे बता दें। वो तो घर से जब फोन आता है किसी चीज के लिए तब कहते हैं यार ये तो फजूल का दिमाग चल रहा है।
लेकिन जिन लोगों को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम हाँ, रहती है, दिमाग हाँ, चल रहा है, प्लान 50 बनाते हैं, किसी एक पे भी अमल नहीं करते हैं और मशवरे दूसरों को भी देते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते हैं, तो वो बिनोला के बीज आते हैं, मगज़ बिनोला। अच्छा, ये कपास के बीजों का मगज होता है, इससे पाउडर बनाए, बिल्कुल हल हो जाता है। जिनका सोते वक्त भी दिमाग चल रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, जल्दी नाराज हो जाते हैं, कोई बात ज़हन में आ जाए उसके 10 मायने निकालते हैं। अल्लाह अकबर। अगर कोई 3 बार खैरियत पूछा तो दूसरे को फोन करके पूछते हैं कि यार मेरी खैरियत इतनी बार क्यों पूछी इसने। ये भी एक नफ्सियात है, निकलवाना चाह रहा है मेरे से, है ना? वाकई आप सही कह रहे हैं। चले जी, नफ्सियाती मसले तो का भी मगज़ हल। बिनोला, इससे पाउडर बना के एक टाइम रोजाना 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। तो वो ये नहीं पूछेगा वो शख्स नहीं, सस्ती है, 50 रुपए की इतनी मिल जाती है। बस जी, खुद भी पिए, लोगों को भी पिलाएं। सदका जारिया के साथ। बहुत शुक्रिया जी, शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मदिया वो ये भी कह सकता है ना कि ये क्या वजह है कि ये मुझे ये सफूफ पिला रहे हैं, इसके क्या 10 मुहर्रिकात हो सकते हैं, उस पर गौर करना जरूरी है। उस पे हाँ, अक्सर लोग बाकी आपको मैसेजेस कर रहे हैं ना, वो पूछे कि तबीयत ठीक है क्या, तो आप बोलते ये क्यों पूछ रही है मुझसे, क्या मसला है इसको। हाँ। खैर जी, लेकिन जो आपका हालचाल पूछे तो इसका मतलब है वो आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, और अगर डॉक्टर आपका अच्छा हो ना, तो मैं तो कहती वैसे भी इंसान की जिंदगी बदल जाती है। चाहे आपका हकीम अच्छा निकला है या आपका डॉक्टर अच्छा निकला है, तो जिंदगी में बड़ी खुशी आ जाती है। अच्छा, हम आपको ना साहिवाल के एक बड़े मजे का किस्सा है वो बताते हैं। साहिवाल में एक क्लिनिक है जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेजर रिटायर्ड गजनफर बुखारी साहब बैठते हैं। अच्छा, इनके क्लिनिक में ना एक मरीज आया, मरीज की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर साहब ने मरीज से पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, तो मरीज ने कहा कि भाई मैं तो गाना गाता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा। तो जब मरीज ने उनको अपना सारा मर्ज भी बताया कि जी ये मेरे साथ मसला है, तो साथ में से डॉक्टर साहब से भी कहा कि जी मैंने सुना है कि आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ वो तो है, तो तुम ऐसा करो क्योंकि तुमने कहा है तुम बहुत अच्छा गाना सुनाते हो, तो मुझे गाना सुना दो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, इलाज तुम्हारा मुफ्त मुफ्त मुफ्त। उसके बाद क्या हुआ देखें। वंडरफुल, आई मीन आप देखें। अच्छा, वो वाकई क्योंकि उनका वो गाने वाली है, उनकी जो बेगम है वो कितनी जबरदस्त तरीके मतलब से उनको किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। हाँ, उनको भी देखा ना, अगर वो ये इतनी जबरदस्त बीट ना दे रही होती टेबल पे तो मजा आना आता। और दूसरी बात ये, जब डॉक्टर इतना खुश इखलाक हो और आपसे मोहब्बत से, देखिए डॉक्टर खुद डांस भी कर रहा है, खुद भी एंजॉय कर रहा है और आपको भी एंजॉय करा रहा है, तो आधी तो तकलीफ ना मरीज अपना वहीं भूल जाता है कि यार डॉक्टर कितना अच्छा फ्रेंडली है, मतलब कैसे मजेदार किस्म का हेयर स्टाइल है। और ये वो नहीं, मुझे बड़े अच्छे लगे। प्रोफेसर साहब ऐसे होते थे, उनका ऐसे ही हेयर स्टाइल होता था। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि आप उनके पास अगर कोई बीमारी लेके चले जाना तो वो डॉक्टर ना बीमारी का बताने से पहले आपकी जान निकाल लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, और आपको लो जी अल्लाह मियां मुझे इतनी जल्दी बुला ली। मुझे ऐसा, आपको ऐसा लगता है पहली फ्लाइट पे ही आप जा रहे हैं अल्लाह मियां। नहीं, एट टाइम्स ये होता है ना कि आप कमरे में गए तो आपको बता के डॉक्टर निकल के बाहर और आगे घर वालों को जाके कह रहे हैं आई एम सॉरी। वो परेशान क्या हो गया, वो कहते हैं मैं देर से आया हूँ इसके लिए मैं कह रहा हूँ सॉरी। अगला बंदा उसने इन्ना लिल्ला भी पढ़ लिया पूरा। हाँ, तो मतलब ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए कि आपको जरा खुश रखें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएं कि मशहूर ज़माना सबसे ज़्यादा पसंद किए गए, मेरे दिल के बड़े करीब, खाने की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा मेरे दिल के बड़े करीब, तो ऑफ कोर्स आपको भी समझ जाना चाहिए कि मदिया किस चीज़ के बारे में बात कर सकती है। और स्पेसिफिकली आज मैं जिस डिश के बारे से बात करने जा रही हूँ, चावलों की ये डिश है और ताल्लुक़ है इसका अफ़गानिस्तान से। काबली पुलाव इसका नाम है, आपको पाकिस्तान में मिल जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी ये पेशावर के तिजारती बाज़ार में, क्योंकि भाई आपको काबली पुलाव खाने के लिए ऑथेंटिक अफ़गानिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, पेशावर जाए, वहाँ के तिजारती बाजार में जो बावर्ची बना रहे हैं वही सेम वैरायटी, हाय 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 हाय, वही खुशबू, वही गोश्त की क्वालिटी। बस कर दें, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलें जी, हमारे तो मुंह में पानी आ गया क्योंकि ऑब्वियसली इट्स सच अ गुड डिश।
اور جو اس کے اندر ویرائٹی ہوتی ہے کہ میوے اور مطلب گاجر اور اس کو جس طریقے سے کیرملائزڈ کیا جاتا ہے. اچھا آپ کو بالکل یاد آنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ ہاؤ اٹ ٹیسٹڈ, یادیں تازہ ہو جاتی ہیں قسمیں. ابھی تک ویسے میں نے کراچی میں کوئی ایک زبردست میں قابلی پلاؤ نہیں کہا. ہاں آپ کو مزید کی بات بتاؤں, اسلام آباد میں جہاں لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنا ٹیسٹ اچھے کھانے نہیں ملتے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو کہ بیسٹ قابلی پلاؤ سرو کرتے ہیں. اچھا وہاں پر پلاؤ کے حوالے سے آئی تھنک ان کی قسمت تھوڑی بہتر ہے. ایک اور وہاں پر اچھا پنجابی پلاؤ اچھا بناتے ہیں. بریانی میں بینگ پنجابی کہہ سکتی ہوں. ہاں بریانی بہت اچھی بنا لیتے ہیں لیکن میسو لیول پہ نہیں. لاہور میں مجھے نہیں ملی ویسے اچھی بریانی, لیکن وہ کیٹرنگ والے بناتے ہیں. ہاں وہ کیٹرنگ والے بنا سکتے ہیں, ویسے آپ کو نارمل اسٹور نہیں ملتا. چلیے جی, کھانے کے بعد تھوڑا سا کھیل کے میدان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. اور نیشنل T20 ٹورنامنٹ اس وقت جاری ہے. اچھا جی, ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان تو ہو گیا, کوچز بھی فارغ ہو گئے, پی سی بی کے نئے چیئرمین بھی آ گئے, نیا کوچنگ سٹاف بھی آ گیا. اب جو لوگ اس وقت کھیل رہے ہیں, جو پلیئرز ہمارے کھیل رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ ڈومیسٹک پلیئرز بھی ہیں, جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں. اور پھر بات ہو رہی ہے ان کی کارکردگی کی. کئی پلیئرز جو ہیں ان کی کارکردگی جن کو سلیکٹ کیا گیا اسکواڈ کے لیے, لیکن ان کی کارکردگی ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی, جو ان سے توقعات تھی. کیونکہ ستی جب جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھی جو ہمارا میچ ہونا تھا, اس کے بعد جو انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھی ہمارا میچ ہونا تھا, تو اس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے کون سے ٹیم کے ایسے کرکٹرز ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب نیشنل T20 کے جو میچز ہو رہے ہیں, اس سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے میئر کریں پرفارمنسز کہ کس کی زیادہ پرفارمنس جو ہے, کون سے کرکٹر کی زیادہ اچھی پرفارمنس ہے. لیکن سم ہاؤ اینڈ ویری انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کھلاڑیوں کی یہاں پہ جو کارکردگی وہ اطمینان بخش نظر نہیں آ رہی. اس میں عاصم خان آ گئے ہیں, سہیب مقصود اور خوشدل شاہ نیشنل T20 کپ میں کوئی خاص کھیل پیش نہیں کر سکے, جس کے بعد اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں کیونکہ اسکواڈ کا اعلان تو کر دیا گیا, لیکن ٹیم میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہوگا. بالکل جی, اور اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب, تو یہ جناب یہ جو چل رہا ہے اس وقت نیشنل T20, تو آپ بھی ظاہر ہے کہ بڑی آپ کی نظر ہے اس پہ, تو آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس رہا جو اسکواڈ سلیکٹ کیا گیا تھا اب تک؟ دیکھیں, اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ 5 تبدیلیاں اور 7 تبدیلیاں. میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ 2 تبدیلیاں ہوں گی. فخر زمان 15 کھلاڑیوں میں آئیں گے اور ان کے ساتھ عثمان قادر 15 کھلاڑیوں میں آئیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے ہی ICC کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے چونکہ نیوزی لینڈ سے 5 میچ ہیں, پھر 2 انگلینڈ سے ہیں. پہلے انگلینڈ والے میچ 14 اور 15 اکتوبر کو ہونے تھے, پھر ان کی ڈیٹس چینج ہوئی 13 اور 14 اکتوبر IPL کے غصے اور دھمکی کی وجہ سے. خیر, جب ہم 15 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو آخری میچ کھیلتے تو 16 تاریخ ہم نے ڈیڈ لائن رکھی تھی. ICC کی ساری ڈیڈ لائن 10 اکتوبر ہے کہ 10 اکتوبر تک آپ اپنی ٹیم میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. تو ہم 16 اکتوبر تک تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس 10 اکتوبر کا بھی چانس ہے, اس لیے کہ انگلینڈ سے میچ تو ہو نہیں رہے. تو 10 اکتوبر کو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں اناؤنس کی جائیں گی. چیف سلیکٹر محمد وسیم, جنہوں نے یہ ٹیم شاندار ٹیم سلیکٹ کی ہے, بہت سے کھلاڑیوں کو تو جسٹیفائی بھی نہیں کر پاتے, وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن تبدیلی کرنی پڑے گی. اچھا, وہ پی سی بی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں کون کون سے کھلاڑیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا اسکواڈ کے لیے؟ یقیناً سوچ رہا ہے, اس لیے کہ کل سے اب دوسرا راؤنڈ جب شروع ہوگا نیشنل T20 کا, تو اس میں وکٹیں کچھ تھوڑی سی بہتر ری شیپ کی جائیں گی, ری لیڈ کی جائیں گی. یہ جو پیچھے تھیں جس میں نیشنل T20 کا پہلا راؤنڈ ہوا, یہ 50 اوورز کی کرکٹ کے لیے نیوزی لینڈ کے میچوں کے لیے بنائی گئی تھی, تو یہ تھوڑی سلو تھی. اس وجہ سے پلیئروں کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہو پا رہی. لیکن ہم نے جو پلیئر سلیکٹ کیے ان کو بیک کرنا چاہیے. ہماری ٹیم ہے, ہمیں اس کو بیک کرنا چاہیے. بار بار یہ کہنا کہ وہ اچھا نہیں کھیل رہا اس کو نکالو, وہ اچھا کھیلتا ہے اس کو لے کے آؤ, لیکن ایٹ لیسٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم, کیونکہ ظاہر پلیئرز کا قصور نہیں ہے جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن سلیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو سلیکٹ کریں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ آگے T20 ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے, اس میں زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا, اور ہماری پریپریشن ایز اے ٹیم آپ کو کیا لگتا ہے کس اس لیول پہ؟ obviously we are patriotic and we want our team to win, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ریڈی ہیں ٹاسک کے لیے؟ بابر اعظم کی اگر مثال دیں تو وہ لیفٹ آرم اسپنرز کے آگے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اب تک, تو کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں آپ آگے چل کے اس میں؟ دیکھیے, پاکستان کی ٹیم کی ماشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح تیاری ہوتی ہے. کچھ ادھر ہوتے ہیں, کچھ پلیئروں کا پتہ نہیں ہوتا. 5 تبدیلیاں ہوں گی, 7 تبدیلیاں ہوں گی, لیکن جب یہ ورلڈ کپ میں جاتی ہے, ایک آدھ میچ شروع میں ہارتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا جذبہ ابھرتا ہے, پھر اس کی جو مومنٹم ہے وہ زور پکڑتی ہے. میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے میں 2019 کے ورلڈ کپ میں کہہ رہا تھا پاکستان اپنے پہلے دونوں میچ ہار جائے گا, بھارت سے, نیوزی لینڈ سے, پھر اگلے 3 میچ جیتے گا, وہاں سے جان پکڑے گا. اور ابھی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ سیمی فائنل میں انگلینڈ سے بدلہ لے گا نہ آنے کا,
फिर इंडिया से फाइनल होगा इंशाल्लाह। और वो भी पाकिस्तान जीतेगा, ये इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन। अल्लाह करे हाशमी साहब ऐसा ही हो, क्योंकि पाकिस्तान को अब अपना एग्रेसिव गेम दिखानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि उनकी भी प्रेडिक्शन, क्योंकि हाशमी साहब की भी प्रेडिक्शंस बड़ी कमाल होती हैं क्रिकेट बस के हवाले प्लेयर्स से। को परफॉर्म करना होगा, उन्हें खेलना होगा, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं एंड दे आर प्रीटी स्ट्रांग। बिल्कुल जी। अभी आपको आम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि इंटरबैंक में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर अब बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 170 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपको एक अहम तरीन वाक़े के हवाले से मज़ीद अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर जिन्सी तशद्दुद के केस में मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा समेत उसके 7 मुल्जिमान पर जो 7 साथी थे उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिम रेहान, उमर बिलाल, मुहिब बंगश, फरहान शाहीन, हाफिज अताउर रहमान, इदरीस कयूम बट पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया है। साथ में फर्द जुर्म के बाद बाकायदा ट्रायल भी शुरू हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि इस वाक़े की वीडियो मौजूद है और ये वीडियो इनकी अपनी कमबख्ती है कि इन्होंने खुद वायरल की थी। ना सिर्फ ये कि इस जोड़े से जो मौजूद था उनसे तकरीबन 11-12 लाख रुपए उन्होंने वसूल किए थे, बल्कि उसके बाद उन्होंने उनकी ये वीडियो वायरल की थी जिस पर पुलिस ने फिर बाद में कार्रवाई की। और ना सिर्फ ये बल्कि भी जो पहले भी तहकीकात मजीद हुई है सामने, उसमें भी जो पुलिस की जानिब से चालान जमा कराया गया उसमें बताया गया कि ये सिर्फ एक कपल नहीं था, ऐसे बहुत सारे कपल्स थे और इस सबको मजबूर करते थे कपल्स को कि उनके सामने वो नाज़िबा हरकतें करें जिसको वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करें। बाद में उन्हीं वीडियो से उनको ब्लैकमेल भी करते थे। तो जनाब शाह खालिद मजीद तफसीलात देंगे। शाह खालिद बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, E11 थाना गोल्ला की हुदूद में लड़के लड़की पर जिनसी तशद्दुद के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि शरीक मुल्जिमान में हाफिज अताउर रहमान, इदरीस कयूम बट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को चार्जशीट पेश कर दी, जबकि फर्द जुर्म के बाद मुल्जिमान के बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने इस्तिगासा से शवाहिद पेश किया है। आइंदा समाअत पर अब बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाह खालिद, आपने हमें तफसीलात दी। जी अब हम आपको बताएं कि कराची के साहिल पर भत्ताखोरों के हाथों माजूर होने वाले मेहनत कश की ज़िंदगी अब मौत से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। इलाज, मुआलजे और फिर बच्चों की कफ़ालत की फ़िक्र ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है और ये शख्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़हनी दबाव का भी शिकार है। और पुलिस मोहम्मद आबिद पर हमला करने वाले जो मुल्जिम थे उनको फ़िलहाल अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। और अब यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से दूर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।